नमस्कार। आइए चलिए इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जो सीरीज़ का पार्ट 2। यहाँ पर जो मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन का हम चला रहे थे, तो इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने रीजनिंग का सॉल्व किया था और उसके आगे के जो क्वेश्चन रह गए थे उसके लिए बोला था कि अपन पार्ट 2 अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज इसमें हम पार्ट 2 देखते हैं और उसके आगे का क्वेश्चन जो मेंटल एबिलिटी और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन रह गए थे वो इसमें हम देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस और देखते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में कैसे मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए सबसे पहले ये मेंटल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी का यहाँ पर सेक्शन है हमारा, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्रम दिया गया है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें कौन सा इस ऑप्शन में से करेक्ट आंसर रहेगा वो हमें मार्क करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये H है, ये I है और ये J है और ये K है। बट ये अगर देखा जाए ध्यान से तो ये उल्टी इमेजेस हैं, यानी कि इनका मिरर इमेज है। अगर मान लीजिए H है और यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। इसी तरह से I है और हमने यहाँ पे एक दर्पण लगा देते हैं तो यहाँ पर इमेज इसकी कैसी बनेगी, I। उसी तरह से अगर J है और यहाँ पर हमने एक दर्पण लगा दिया तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है ना, तो वही इन्होंने बताया। इसी तरह से हमारा K है और K के लिए यहाँ पर हमने एक दर्पण लगा दिया तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इस तरह से बनेगी। ठीक है दोस्त, उसी के बाद HIJK, अब यहाँ पर क्या बनेगा L, और L का मिरर इमेज क्या बनेगा, इधर बनेगा इसका मिरर इमेज उल्टा L, तो वो इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन हम देख लेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। आपको बस क्वेश्चन देखना है और समझना है कि इसमें क्या मिरर इमेज बनाई हुई है इसकी। ठीक है, दर्पण का प्रतिबिंब बना दिया गया है और वही हमारा जो नेक्स्ट इसका अल्फ़ाबेट क्या रहेगा, के बाद L आएगा और L को उल्टा बना देंगे तो हमारा इस तरह से L मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी वो बताना है आपको। तो देखिए हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो दोस्त हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 3 नंबर का है ये क्या होगी, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लें, 3 4 5 6 7 8 1 2। ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने आपको समझाने के लिए की है नंबरिंग, बाकी तो आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। देखिए ये 3 वाला जो यहाँ पर कलर किया हुआ बॉक्स है वो कहाँ पर आ जाता है, 5 पे, और 6 पे जो कलर किया हुआ है वो 8 पे आ जाता है। यानी कि हम देखेंगे तो ये घड़ी की दिशा में 2 आगे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्त, ये इसमें घड़ी की दिशा में 2 आगे बढ़ गया। अगर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद अगला देखते हैं। इस वाले में क्या हो रहा है, जो 8 में था वो वापस 7 में आ गया और जो 5 में था वो वापस 4 में आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 1 जा रहा है। यानी कि पहले तो वो क्या हो रहा था, इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अगला, ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अभी अब उनको क्या देखना है कि नेक्स्ट लास्ट वाले के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ये तो अभी हमें पता ही नहीं है, हमें पहले का पता है और दूसरे का पता है, दूसरे में क्या हुआ वो पता चल गया। इसके बाद क्या हुआ कि घड़ी की विपरीत दिशा में ये जा रहा है, तो घड़ी 8 से 1 माइनस करेंगे तो 7 में आ जाएगा और 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब इसके नेक्स्ट में देखते हैं। जो 7 में था वो यहाँ पर 8 के बाद 1 में आ गया। ठीक है, और जो दोस्त 4 में था वो कहाँ पे आ गया, ये 5 था ये 6 में आ गया, यानी 4 के बाद वो 6 में आ गया। तो फिर क्या हुआ दोबारा से इसमें अगर देखा जाए तो फिर से ये क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज 2 आगे बढ़ा दिया, घड़ी की दिशा में 2 आगे चला गया। तभी तो 7 वाला 1 में आ जाएगा और 4 वाला 6 में आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं सीक्वेंस की पहले घड़ी की दिशा में 2 जाता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 1 वापस आता है, फिर घड़ी की दिशा में 2 आगे जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में 1 पीछे आना चाहिए। तो दोस्त जो यहाँ पे 1 में है वो यहाँ 8वें पे आ जाएगा और जो 6वें में वो यहाँ 5वें पे आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं नीचे की तरह 8वें 5वें। क्या ये 8वें और 5वें में, ये नहीं है। क्या ये 8वें और 5वें में है, नहीं है। क्या ये 8वें और 5वें में, नहीं है। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में जो 8वां और 5वां, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग की थी ना 1 2 3 4 5 6 7 और ये अपना 8वां, तो 8 और 5 में सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से पेपर में लॉजिक समझना है।
ठीक है ना। इस तरह से आपको पेपर में लॉजिक समझना है, उसके बाद मार्क करना है। क्वेश्चन कोई टफ नहीं आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है उन एग्ज़ाम से पहले उन सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये रीजन का क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, यदि दो निम्न दो वर्ग हैं, ठीक है, इनको ओवरलैप कर दिया जाता है, यानी कि अति व्यापित कर दिया जाता है, एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है, यानी कौन सा फिर फाइनल आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहली लाइन में क्या है, एरो, तो पहली लाइन में एरो है। इस वाली लाइन में अगर एरो के ऊपर लाइन रखेंगे तो एरो ऊपर आना चाहिए, इसमें तो है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, पहली लाइन में डार्क एरो है, इसके बाद लाइट लाइन आ जाएगी, तो डार्क एरो लाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन होने का, फोर्थ वाले में इन्होंने ये डॉट लगा दिया नीचे, जबकि पहले और दूसरे एरो को ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे एरो लाइट हो जाएगा, लेकिन नीचे कोई डॉट नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बच्चे दो ऑप्शन दोस्तों, तो उन दो ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखिए पहली लाइन के ऊपर हल्की लाइन आएगी तो एरो हल्का हो जाएगा, फिर जिस तरह का भी हल्का हो जाएगा। तीसरा हमारा यहाँ से डार्क वाला इसके ऊपर आ जाएगा, तो लाइन के ऊपर एरो आ जाएगा। चौथा ये ऐसे का ऐसा दिया है, यहाँ पे चौथा क्या है, हल्की लाइन, तो डार्क के ऊपर हल्की लाइन आएगी, नीचे क्या आना चाहिए, ये और ये। ठीक है, पाँचवें में क्या रहेगा, ये हमारा पाँचवा है, एरो और नीचे बिंदी, एरो और नीचे बिंदी, ये सही है। ठीक है, क्या इस तरह का यहाँ पे भी बनना है, सेम चेक कर लेते हैं। तीसरे में पहला दूसरा, दूसरे में ही बनना है ये, तो दूसरा वाला ये यहाँ पे डॉट आना चाहिए, जबकि यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो ये वाला अभी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। देखिए जबकि एरो ये है, एरो के ऊपर लाइन आएगी तो पहली लाइन एरो वाली हल्की हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, एरो और नीचे बिंदी, उसके ऊपर हल्की लाइन आएगी, तो एरो और बिंदी तो रहनी ही चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में नहीं थी, जबकि इस वाले में थी, तो इसलिए हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा और तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आपको करेक्ट आंसर भी इसका फर्स्ट वाला ही है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले 3 हो चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया हमें कि 750 रुपये हैं, जिनको ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात 5:2 रहता है और बी और सी का अनुपात 7:13 रहता है। तो बताइए ए को कितने रुपए मिले, ए का शेयर बताना है आपको। देखिए दोस्तों, हमारे पास 750 तो कुल रुपए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का अनुपात हमें दिया गया है, क्या है, ए और बी का अनुपात है दोस्त 5:2। ठीक है, अब बात आती है बी और सी का अनुपात क्या है, तो दोस्त बी और सी का अनुपात है हमारे पास 7:13। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्त हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में बी कॉमन है तो हम बी को समान बना लेते हैं। तो बी को समान बनाएंगे तो ये यहाँ से 7 का गुणा कर देंगे इसमें, यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो इस तरह से हमारा रेशियो क्या आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। हम कैसे ले लेंगे, 5 दूनी 5 सत्ते 35। ठीक है, उसके बाद 7 दूनी 14। ठीक है, नीचे भी क्या आएगा, 7 दूनी 14, तो एक ही बार लिखेंगे बी को, और ये 13 दूनी 26, तो ये हो गया हमारा 26। अब इस तरह से हमें दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा, 35। 26 और 14 40, 40 और 35 75, यानी कि 75 हो गया ए प्लस बी प्लस सी का कुल योग। ठीक है, अब 75 जो भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, 75 की वैल्यू दोस्तों हमें 750 दी है। ये 75 यूनिट ही तो होगा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाती है दोस्त, कितनी आएगी हमारी 10। ठीक है, 10 रुपये। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ए का कितना शेयर है, तो देखिए ए का शेयर क्या है 35, और हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो 35 यूनिट की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो 35 यूनिट की वैल्यू रहेगी 10 का गुणा 35 में कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 350 रुपये। ठीक है दोस्त, यानी कि ए का शेयर क्या था हमारा 350 रुपये। ठीक है, ए का शेयर हमारा यहाँ से ए का हिस्सा निकल के आ गया 35 रुपये, 35 यूनिट का निकल के आ गया वैल्यू 350 रुपये। ठीक है, इसको रेशियो को हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए जैसे ये मैंने बनाया था, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है आपको 5:2। ठीक है, और फिर इसको आगे बढ़ा के क्या लिखना है, ये बी के नीचे बी लिख लेंगे, बी के नीचे क्या है 7:13। अब हम बी वाले को अगर कॉमन बना देंगे, बीच वाला जो कॉमन है इसको समान बना देंगे, तो हमारा रेशियो सिंपली आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसको कॉमन बनाने के लिए तो हमने किया, नीचे का ऊपर गुणा ऊपर का नीचे गुणा। ठीक है, इस तरह से हमारा बना 35:14:26। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि
इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको तो सीधे सीधे आंसर निकालना है रेशियो में। तो देखिए सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा 35, फिर आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये क्या आएगा 14, फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये क्या आएगा आपका 13 दूनी 26। तब भी आप ऐसे कर सकते हैं, पहले इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो इसमें भी कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे। इस तरह से करके भी आप नोट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वही चीज़ मिलेगी A अनुपात B अनुपात C। ये 3 तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हैं। और मेरा तो फेवरेट पैटर्न वही रहता है कि जो कॉमन उसको समान बना लीजिए और बाकी उसको बीच में रख के या जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे भी रख सकते हो। दोनों में जो जो कॉमन है उसको आप इक्वल बना लीजिए और फिर उसके साथ आप वैल्यूज रख दीजिए, तो वो कॉमन की वजह से आसानी से हो जाता है उनको समान बना के। बाकी में ये तरीके भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तरीके भी पेपर में यूज़ किए जाते हैं, इनसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपने 4 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आंसर तो यहाँ पे दिया ही है 350, आंसर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्त हम जानते हैं दूरी बटे समय बराबर होता है क्या, स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, और ये d से हो गया हमारी दूरी और इसके बटे में हो गया दोस्त समय। ठीक है, हम हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये क्या है हमारी स्पीड। ठीक है, लेंथ कितनी दी उसने 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर यानी कि इसको मान लेंगे डिस्टेंस, और उसने पूछा क्या है कितना समय लगेगा, तो टी हमसे पूछा है तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। दूरी की जगह लिख देंगे 200 मीटर, समय की जगह लिख देंगे हमें पता नहीं है, और इसने स्पीड कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्त, 0 से आपका एक 0 कट जाएगा, 6 से इसको 3 बार काट देंगे और 5 से इसको 4 बार काट देंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या बचेगा, 4 × 3 बराबर t। अब ये हमने क्या कर लिया था, मीटर पर सेकंड में कर लिया था, तो मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, सेकंड बचेगा यहाँ से, सेकंड इधर आके सेकंड में हो जाएगा। तो समय आपका कितना आ गया 12 सेकंड। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मिनट में। तो देखिए 12 सेकंड को मिनट में करने के लिए 1/60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 60 से भाग देंगे सेकंड में तभी तो आपका मिनट बनेगा। तो ये मिनट बना दिया हमने। अब 12 एकम 12 कर लो, 12 पंचे 60 कर लो, यानी कि 1/5 मिनट लगेगा समय इनको। ठीक है, ये तरीका है आपका करने का, कुछ नहीं था, बस सेम उसमें नोट कर दीजिए कि इसकी मीटर की इकाई है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, और फिर जो सेकंड में निकल के आ रहा समय उसको मिनट में बदल दीजिए, और आपका इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके साथ ही साथ आपका आंसर भी क्या है 1/5 मिनट। तो इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, बस आपको क्या है घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के कि ये पता नहीं कैसे होगा। आपको बस जो दिया है उसको नोट कीजिए और वो रिलेशन निकालिए कि उन चीज़ों से उसके रिलेशन का कुछ ना कुछ मतलब हो, फिर उस रिलेशन में उन चीज़ों की वैल्यू रख दीजिए और फिर जो पूछ रहा है वो निकाल के बता दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला देखते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि हमें 3 डिजिट का नंबर देखना है जो 5 से विभाजित होने वाली हो। ठीक है, तो कितने 3 अंकों की संख्या हो सकती है जो 5 से विभाजित हो। ठीक है दोस्त, तो हमें ये क्वेश्चन हल करना है। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसमें 2 तरीके से करना बताऊंगा। ठीक है, पहला तरीका देखिए, मान लीजिए हम जानते हैं कि 1 से लेके, इसमें सबसे पहले तो 3 डिजिट के नंबर्स देख लेते हैं। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट की संख्याएं रहती हैं। ठीक है, अब इसके बीच में 100 से लेकर 999 जो भी संख्याएं 5 से विभाजित होती होंगी वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, 5 से डिविजिबल, 5 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट की संख्या हमसे पूछा गया है। ठीक, तो 100 से लेकर 999 के बीच में 3 अंकों की संख्या मिलेंगी हमें, और हमें देखना क्या है कि कितनी संख्याएं होंगी वो जो 5 से भाग जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि देखिए दोस्त 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 से भाग जाएगी 5, इसके बाद 6 7 8 9 10, ये इससे भाग जाएगी। तो दोस्त एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 10 के बीच में हमारी 5 से भाग जाने वाली कौन कौन सी संख्या है, 5 है और
10 है, ठीक है। यानी कि जो 5 से भाग जाएगी वो हर 5 के बाद रिपीट होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, और एक तो ये कि ये 5 थी और दूसरी 10 थी, दो संख्याएं हमारी 1 से लेकर 10 के बीच में। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 में अगर मैंने 5 से भाग दिया तो दोस्त कितनी आएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी कि जितनी बार वो पूरा पूरा भाग जाएगा उतनी ही संख्या 5 से भाग जाने वाली होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि 1 से लेके 10 के बीच में 5 से भाग जाने वाली संख्या हो गई 2। तो इसी तरह से हम करते हैं कि 1 से लेके 999 के बीच में 5 से भाग जाने वाली कितनी संख्या होंगी वो निकाल लेंगे। तो 999 के बीच में 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 4 बचा, 5 9 45, फिर यहाँ पे 4 बचा, 5 9 45, यानी 199 संख्याएँ हमारी 1 से लेके 999 के बीच में होंगी जो 5 से भाग जाएंगी, ठीक है। 199 संख्या। बट दोस्त हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 अंकों की संख्या बतानी है आपको। तो 1 से लेके 99 तक 3 अंक की कोई संख्या होती है, नहीं होती है। तो दोस्त हम 1 से लेके 99 तक 5 से भाग जाने वाली संख्याएं अगर निकाल लें और 199 से उन्हें घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि फिर कितना बचेगा, 100 से लेके 999 के बीच संख्या। तो 1 से लेके 999 के बीच में 5 से भाग जाने वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो वही तरीका है, 99 में हम 5 से भाग देंगे तो देखिए कितनी बढ़ जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ से कितना बचा 4 और 5 नाम 45, यानी 19 संख्याएं वो होंगी जो 1 से 99 के बीच में 5 से भाग जाएगा जिसमें। तो वो 19 संख्या हम इसमें से घटा देंगे दोस्त। तो इस तरह से 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 1 का 1, यानी कि कुल संख्या हमारी 180 हो जाएंगी। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका आप ऐसे कर लीजिए कि देखिए मेरे को मालूम करना था कि 3 अंकों की संख्या, तो 100 से लेकर 999 के बीच में 3 अंकों वाली संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो ये 100 से लेकर 999 के बीच में कितनी संख्याएं हो जाएंगी ये देख लीजिए। तो 999 से 100 घटा देंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा 899, और 100 को भी जोड़ लेंगे तो एक और जोड़ दिया तो हमारी कुल संख्याएं आएंगी 900, यानी 100 से 999 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं। अब 900 संख्याओं में हमें बताना क्या है कि हमारा 5 से भाग जाने वाला कितना है, ठीक है। 5 से भाग जाने वाली हमें बताना है कि 5 से जिनमें भाग जाए, और वो 3 डेट की ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, क्योंकि 100 से 999 के बीच में सारी 3 डेट की संख्या रहेंगी, 3 अंकों वाली संख्या रहेगी। तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 4, 5 8 40 और 180। टोटल हमारा कितना आ गया कि 180 संख्याएँ होंगी जो हमारी 5 से जिनमें भाग जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया ना आपको। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारी 180 संख्याएं वो होंगी जो 3 डेट वाली होंगी और जिनमें 5 से भाग जाएगा। तो ये 2 तरीके थे मैंने जो आपको बता दिए। एक तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं। अब ये 5 से भाग जाने का ही केस नहीं है, अगर आपका 6 से है तो आप उसमें 6 से भाग देकर देख लीजिए। अगर वो पूछता है 7 से भाग जाने वाली बताना तो उसमें 7 से भाग देकर देख लेंगे। सभी में कॉमन है। मान लीजिए उसने पूछा 1 से लेके 1000 के बीच में 7 से भाग जाने वाली संख्या जो 7 से डिवाइड जाए, ठीक है, जिनमें इसमें कोई डेट का नहीं पूछा, उसने डिवाइड का पूछा। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 1000 को लिखेंगे और इसमें 7 से भाग दे देंगे। जितनी बार पूरा पूरा भाग चले जाएगा उतनी संख्याएं हमारी वो होंगी जिनमें 7 से भाग जाएगा। तो 7 एकम 7, यहाँ से बचा 3, 7 चौके 28, फिर यहाँ से कितने बचेगा 2 और 7 दूनी 14, यानी कि 142 संख्याएँ वो होंगी जिनमें 7 से भाग जाएगा 1 से 1000 के बीच में, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये दोनों मैंने तरीके आपको बता दिए। पेपर में वो किसी भी तरीके से आप करके आ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बेस्ट तरीका यही है जो कभी भी गलती नहीं करता। तो 1 से लेके 199 999 के बीच निकाल लीजिए, फिर 1 से लेके 99 के बीच निकाल दीजिए, ठीक है, और उनको इसमें से घटा दीजिए तो आपके नेट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 तरीके थे, इनसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको बताना है 743 गुणा 999, इसका मान क्या होगा। तो देख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 743 इसका 999 आप गुणा करेंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बट इसको देखिए दोस्तों हम ऐसे भी जो लिख सकते हैं 743 गुणा 1000 माइनस का 1, तो कितना आएगा दोस्त 743, 3 जीरो का 3 जीरो लगा दीजिए और उसमें से क्या घटाना है आपको 743, ठीक है। अब यहाँ से घटा दीजिए तो कितना आएगा, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा,
और यहाँ पे कितना है, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो देखिए 257 आपका किस ऑप्शन में दे रहा है, तो 2 ऑप्शन में दे रहा है, एक इसमें लास्ट से, एक इसमें, ये दोनों तो अपने ख़त्म हो गए। अब इसको फर्दर और देख लीजिए, 14 में से 4 का क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, कुछ नहीं, 4 का ऐसे कैसे लिख दीजिए, 7 का ऐसे कैसे लिख दीजिए, 74,257 आपका आंसर हो गया। 742, सॉरी यहाँ पे ये कैरी एक चला जाता है तो यहाँ पे 2 बचता है, 7422, ठीक है ना। अरे ऐसे लिखने में दिक्कत आ रही तो आप ऐसे करके कर लीजिए देसी तरीके से, ठीक है। ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 7। तो ये आपका आंसर हो गया 74/57। तो 74/57 हमारा आंसर हो गया। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बट ये है कि आपको टाइम बचाना है तो आप इस तरीके को फॉलो कर लीजिए तो जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार गुणा करना है, एक बार घटा देना है उसी संख्या को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला गया। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। तो पिताजी को मान लेते हैं F से और पुत्र को मान लेते हैं S से। तो इनकी प्रेजेंट एज, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 दिया हुआ है आपको, ठीक है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग, तो यहाँ से 5 साल बाद जाएंगे तो 5 साल जोड़ देते हैं, 5 ईयर, कितना हो जाएगा दोस्त, योग दिया हुआ है हमें, ठीक है। 5 साल बाद उनकी एज नहीं मालूम, बट हमें सीधे टोटल योग दिया हुआ है कि उनकी आयु का योग 75 हो जाएगा। तो इसको हम 9x और 4x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर पाएंगे। तो 5 साल बाद क्या होगा, पिताजी की आयु में भी 5 जुड़ जाएगा तो 9x + 5 हो जाएगा, बेटे की में भी क्या हो जाएगा, 4x + 5 हो जाएगा। तो ये उनकी 5 साल बाद की आयु आ गई, ठीक है। अब इसका योग किसके बराबर दिया हमें क्वेश्चन में, 75 ईयर के। कर देते हैं दोस्त, इसको भी जोड़ कर दिया हमने। तो 9 और 4 कितना हो गया दोस्त, 13x हो गया। 5 5 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। यहाँ पर कितना है दोस्त, 75 है। यहाँ पर 13x का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 75 - 10, 10 इधर आ जाएंगे ना तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 65। तो यहाँ से आपकी x का मान आ गया 65/13 यानी कि 5, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी पिताजी की, 9x, और x का मान क्या निकाल दिया हमने, 5। तो वर्तमान आयु पिताजी की, फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 9x, और 9 में अपन गुणा कर देंगे 5 का, तो कितना आएगा दोस्त, 45 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं, ये मैंने आपको समझाया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। 9 4 13x, 5 5 दोनों में जोड़ देंगे तो 10 साल बढ़ जाएगी, और 10 साल जो बढ़ेगी उसको 75 में से घटा देंगे तो आपको 65 बचेगा। 13 से 65 में भाग दे दीजिए तो सीधे सीधे आपका x का मान आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 9 × x, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 45। तो ये दिमाग में करने की भी आपको हैबिट आ जाएगी। बट अभी क्या है, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जिससे कि एरर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए। फिर आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है दोस्त। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि कितने रुपए 20% कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। तो हमें कुछ नहीं मालूम, तो हम क्या लिख लेंगे, 20% x का 400 के बराबर है, ठीक है। हमें x का मान निकालना है, बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो 400 में 100 का गुणा कर देंगे दोस्त, और बटे में 20 लिख देंगे। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 200 इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, ये 200। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 2000 रुपये। यानी कि हमें यहाँ से x का मान मिल गया 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपये का 20% 400 के बराबर है, ठीक है। एक तो ये तरीका जो बेसिक तरीका है वो ये हो गया। अब आगे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम देखेंगे तो ये 200 रुपये आपका क्या होगा, पूरा 100%। अगर 100% 200 है तो इसका 10% कितना होगा, 20, और इसका 20% कितना होगा दोस्त। जब 10% हमारा 20 के बराबर है तो इसी का 20% क्या होगा, 40, जबकि हमें तो 400 करना है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा पॉसिबल। दूसरा देखते हैं, 10% 200 हो गया, और 10 का दुगना करेंगे तो 20% हो जाएगा। तो 200 का दुगना भी कर दी तो 400 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब जब 2000 का 400 हो रहा है तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ओनली हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।
तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये सारा एक्स का भी लोचा नहीं रहेगा, इसकी भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। बस अब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको 10वां। तो 10वें क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन ने कि 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है, यानी कि 12 मैन 9 दिन में एक काम पूरा कर देते हैं। इसमें बोला गया है कि 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है कि 12 आदमियों ने 6 दिन में कितना काम किया, हमें नहीं मालूम, वो एक्स काम है। तो 12 मैन से 12 मैन चले गए, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 6/9, यानी कि इन्होंने कितना काम किया 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, यानी कुल काम का उन्होंने 2/3 हिस्सा कंप्लीट कर दिया। ये हमारा कंप्लीट कर दिया। अब बचा कितना काम था, शेष कार्य दोस्त 2/3 जब हो गया तो कंप्लीट काम हम 1 मानेंगे, 1 में से 2/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/3 शेष कार्य रह गया। अब ये कार्य कौन करेगा, ये शेष कार्य करेंगे आपके 6 लोग और बढ़ा दिए जाते हैं ना इसमें, ये उनके साथ 6 दिन बाद। तो 12 में जब 6 बढ़ा देंगे तो 18 हो जाएगा। और ये कितने दिन में कर लेंगे, वो दिन मान लिए हमने डी। और काम कितना है दोस्तों हमारा 1/3, 1/3। नॉर्मली 12 लोग 9 दिन में कितना काम कर देते पूरा। अब 1/3 काम करवाना है इनसे, तो करवा लेते हैं। कितना समय लगेगा ये देखना है, तो इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं इधर। तो ये पहला हो गया 18 × डी बटे में 1/3। इधर क्या आएगा आपका 12 × 9 बटे में 1। ठीक है, हमें दिन निकालना है तो दिन को इधर लिखेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो 12 × 9 × 1/3 और ये 18 इसका बटे में आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे। तो देखिए 9 से ये जाएगा 2 बार, 2 से ये जाएगा 6 बार और 3 से ये जाएगा 2 बार। तो इस तरह से दिनों की संख्या आ गई 2, यानी कि 2 दिन और लगेंगे उन लोगों को, जो 18 लोग हैं ना, तो 2 दिन और लगा के सारा काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 दिन और लगेंगे। और ऑप्शन में हमारा आंसर क्या दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है और 2 ये हमारे और दिन लगने वाले हैं, तो इसको मार्क कर दिया और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 12 आदमी 9 दिन में कितना काम करते थे, एक काम। तो 12 आदमी 6 दिन में कितना काम करेंगे वो निकाल लिया हमने 2/3। अब रिमेनिंग काम कितना रह जाएगा 1/3, उसी को और से करवाना है। तो 18 आदमी कितने दिन में 1/3 काम करेंगे, जब 12 आदमी 9 दिन में एक काम कर देते हैं। बस यहाँ से एफिशिएंसी का रिलेशन है, तो इसलिए सीधे सीधे आंसर आ गया हमारा। तो 2 दिन और लगेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ए, बी और सी इनमें कुछ निश्चित राशि बांटी जाती है, ठीक है। तो किस रेशियो में बांटी जाती है 5:7:6 में, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी के पास 4500 रुपये ज़्यादा आ जाते हैं, किससे, सी से। तो सी में 4500 जोड़ के जो रुपए बनेंगे वो बी के होंगे, यानी कि बी रिसीव्ड 4500 मोर देन सी। सी से बी को 4500 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें बताना है कि सी को कितने रुपए प्रॉफिट के बाद बचते हैं, या जो भी है सी का शेयर क्या है ये बताना। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सी का शेयर क्या है। तो दोस्तों देखिए बी और सी की बात यहाँ पे बोली ना कि बी को 4500 अधिक मिलते हैं सी से। तो यहाँ पर सी और बी के जो भी रुपए है या शेयर है उसमें अंतर ले लेंगे तो कितना रहेगा, अंतर 1 का है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 4500 रुपये है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमें, जो अंतर है ना वही तो ज़्यादा लेता है वो, ये जो अंतर आ रहा है उसी अंतर को बराबर तो वो बी ज़्यादा लेता है ना, यही तो बात है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4500 रुपये। और उसने पूछा क्या कि सी का शेयर कितना है, तो देखिए सी का शेयर है 6, तो 6 यूनिट का मान निकाल देंगे हम। तो कितना होगा 4500 गुणा 6, 6 से 2 जीरो तो 2 जीरो, 6 5 30 की जीरो, सिलाई 3, 6 चौक 24, 25 26 27। तो ये आपका 27,000 रुपये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कैसे किया ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तीनों का शेयर दिया हुआ है
और जो क्वेश्चन अगली स्टेप में बोल रहा है कि बी और सी में अंतर है 1 यूनिट का, और जो 45 रुपये के बराबर, तो 1 यूनिट को हमने 45 रुपये के बराबर कर दिया। इसी तरह से हमसे पूछा था उसने कि सी का शेयर क्या होगा, तो सी में 6 यूनिट है, वो 6 यूनिट निकाल दी, तो सी का शेयर हमारे यहाँ से आ गया दोस्तों 27,000 रुपये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। यहाँ पे बात हो रही है ए, बी और सी की। यदि ए, बी और सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है, ठीक है, इनकी कुल आयु 27 वर्ष कर दी हमने। और क्या बोल रहा है कि ए 2 साल बड़ा है बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का दुगना है। तो सी की आयु हमने मान ली x और बी उसकी आयु का दुगना, और ये हमारा क्या रहा है, ए बी से 2 साल बड़ा है, तो ये हो गया दे। अब इसको जोड़ देना है, और वो किसके बराबर है, 27 के। तीनों की कुल आयु तो 27 वर्ष दी है, तो ये कि 2x 1, ये हो गया आपका 5x प्लस में 2 बराबर कितने हो गए, 27। और यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 - 2 यानी कि 25। तो x की वैल्यू दोस्त यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है ना। अब x की वैल्यू 5 आ गई, और उन्होंने पूछा क्या कि a की आयु कितनी होगी, जो एज है a की वो क्या है, 2x + 2, 2 × 5 + 2 यानी कि 12। तो ये हमारी a की एज आ जाएगी, तो a की एज आ गई 12। कोई समस्या इसमें नहीं। तो दोस्तों हम अपना 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां है, इसको देखते हैं। देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला है ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए द्वारा अकेले 20 दिन में किया जाता है। मतलब जो शुरू के 20 दिन थे उसके बाद और 20 दिन में किया जाता है, अतिरिक्त 20 दिन में। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए हमारे पास इस तरह से मैं बता देता हूँ कि शुरू में क्या था, कोई 30 दिन के लिए ए और बी मिलकर टोटल काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। ठीक है, अब क्या बोला है उसने कि दोनों एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं लगातार। तो ये 20 दिन हो गए शुरू के। ठीक है, इन 20 दिनों में ए और बी ने मिलकर काम किया। इस 20 दिन के बाद इसके बाद क्या हुआ कि हमारा बी काम छोड़ देता है, तो अगले 20 दिन अकेला हमारा ए काम करता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये हमें दिया हुआ है, और कुल कितने दिन में अकेला बी काम करेगा ये हमें बताना है। तो हमने क्या किया कि ए प्लस बी मिलकर 30 यूनिट काम करते हैं, मतलब 30 दिन काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 का एक मल्टीपल मान लेते हैं, और यहाँ पे 20 दिन यूज हो रहा है बार बार, तो 20 और 30 का मल्टीपल मान लेते हैं। तो हमारा काम टोटल कितना मान लिया हमने, 20 और 30 का मल्टीपल 60। 20 से भी चलाया या 30 से भी चलाया। तो इस तरह से अब हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। टोटल काम हमने क्या मान लिया, टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट का। ठीक है, ये क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 20 दिन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर भी 20 दिन का इन्वॉल्वमेंट है। तो 20 से हमें भाग देना पड़ेगा काम में। तो वो काम मान लिया हमने कि 20 से भी चलाया और 30 से भी चलाया, तो ऐसा हमने काम माना, वो माना 60 यूनिट, LCM 60 यूनिट मान लिया। अभी देखिए ये 30 दिन में ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी मिल करके 2 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, अब इन्होंने 20 दिन तक काम किया था दोनों ने मिलकर, तो देख लेते हैं कितना काम करेंगे ये 20 दिन में। इन्होंने 20 दिन में 2 का गुणा कर देंगे, एक दिन में 2 यूनिट कर रहे हैं, तो 20 दिन में ये ए और बी मिल करके 40 यूनिट काम कर लेंगे। तो यहाँ से 40 यूनिट काम हो गया। अब हमारा शेष कितना काम बचा था, 60 में से 40 तो ये कर चुके, 20 काम बचा था। तो 20 यूनिट को उसने ए ने अकेले किया, और कितने दिन में किया, 20 में। तो यहाँ से दोस्त हमें क्या पता चल गया कि 20 यूनिट को ए ने 20 दिन में किया। ठीक है, यानी कि एक दिन में उसकी 1 यूनिट हुई, एक ही, है ना। अगर इस तरह से भी नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी ने मिलकर के कितने दिन काम किए, 20 दिन, प्लस ए ने अकेले कितने दिन काम किया, 20 दिन, और टोटल काम कितना था, 60, वो कंप्लीट हो गया। तो ए प्लस बी मिल करके 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20 दूनी 40, प्लस ए ने 20 दिन में कितना काम किया ये हमें पता नहीं है, यहाँ पर 60 लिख लेते हैं। तो ये 20 दिन में ए का काम
यहाँ पर 60 में से 40 चला जाएगा तो दोस्त कितना बचेगा, 20 यूनिट। तो इस तरह से यहाँ से एक का कितना आ जाएगा, 20/20 यानी कि 1 यूनिट। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। और ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 2 यूनिट। तो यहाँ से बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 1 यूनिट, ठीक है। और ए का कितना आ गया, 1 यूनिट, दोनों का 1-1 यूनिट आ गया। अब उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में हमसे कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ए की जो एफिशिएंसी है ना, हमने 2 तरीके से निकाल दी, या तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही तरीका है, बस ये लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ये अपन को लिख के करना है, ठीक है। तो यहाँ से ए की कितनी आई थी एफिशिएंसी, एक दिन में 1 यूनिट आई थी, ठीक है। इसको भी फर्दर यहाँ पे ए की जगह पे 1 रख देते तो बी की यहाँ से निकल के आ जाती, क्योंकि दोनों मिल गए 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए कर रहा है तो बी भी 1 यूनिट करेगा, दोनों 1-1 यूनिट करेंगे। अब उसने पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमारा टोटल काम कितना था, 60 यूनिट। टोटल वर्क दोस्तों हमारा 60 यूनिट है। तो बी से काम करवाना है तो 60 में 1 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 60 दिन, ठीक है ना। तो बी हमारा 60 दिन में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। सबसे पहले हमें क्या दिया था वो देख लीजिए, तो 30 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं, फिर हमने टोटल वर्क मान लिया, टोटल वर्क 60 माना, फिर उसके अकॉर्डिंग इनकी एफिशिएंसी निकाल ली ए प्लस बी की, और उसके बाद इक्वेशन बना के कंप्लीट कर दिया आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूट पर खरीदता है। इसके बाद वह उस पर 124 रुपये परिवहन का खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है। तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य आपको बताना है, यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है, 4800 रुपये। अब इसका आपको 15% घटाना है। तो देखिए 4800 का 15% क्या होगा, देख लीजिए। 4800 का देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। ये 4800 हमारा 100% है, 15% घटाएंगे तो 85 बचेगा, ठीक है। और फिर ये हमारा पूरा 100 हो जाएगा, फिर इसमें से 5% घटाएंगे तो 95 बचेगा, और भाग दे देंगे किसी का नहीं, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से जो आपको मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस मिलेगा, इसको आपको हल करना होगा। तो देखिए काटा पीटी में इसमें लगेगा टाइम, तो इस तरीके से ना करते हुए हम डायरेक्ट 15% घटाते हैं। तो देखिए 4800 का 10% कितना हो जाएगा, 480, ठीक है। और उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। तो इस तरह से आपका 15% कितना हो जाएगा, 720। तो ये हमारा 15% हो गया, ठीक है ना। 720 इसका 15% हो गया। तो 4800 में से 720 घटा देंगे तो देखिए कितना बचेगा, 4080, ठीक है दोस्तों। अब 4080 में से आपको 5% फिर घटाना है। इसका मान कितना था, 720 रुपये। अब 4080 में से आपको 5% और घटाना है। तो देखिए 408 हो जाएगा आपका 10%, और उसका आधा करेंगे तो 204। तो ये 5% हमारा हो जाएगा 204। तो 4080 में से 204 घटाएंगे तो घटा दिए 4080 में से 204। यहाँ से कितना बचेगा, 6, यहाँ से बचेगा 7, और यहाँ 10 में से 2 जाएंगे तो 8, और यहाँ पे बचेगा 3, 3876। यहाँ से बचेगा 3876 रुपये, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ गया, इसका अभी कॉस्ट प्राइस नहीं आई है, डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत आ गई। अब इसमें उसने क्या किया कि 3876 रुपये में उसने 124 रुपये अपने परिवहन के जोड़ दिए, ठीक है। तो हमारी आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। ये डिस्काउंट के बाद कीमत और ये 124 रुपये परिवहन के। तो इस तरह से आपके कुल कितने आ गए, जोड़ दीजिए, 6 4 10 की 0, ठीक है। 7 2 9 1 10 की 0, 1 हासिल, 8 9 1 10 की 0, और इस तरह से आपके 4000 रुपये इसकी लागत मूल्य आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि इस पर हम उसको 13% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसको 13% का प्रॉफिट और दे देते हैं। देखिए तो ये हो गया हमारा 10%, ये हो गया हमारा 1%, ठीक है। और 1% में हमने 13 का गुणा कर दिया, तो 40 को 13 में गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, यानी 520 रुपये आ जाएगा। ये 520 रुपये का इसको प्रॉफिट चाहिए, तो कितने रुपए की कीमत आएगी, ये 4520। ये इसका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना दोस्तों। ये 13% का उसको प्रॉफिट चाहिए था, तो 4000 का 13% कितना होगा, 13 चौक 52, यानी 520 रुपये, ठीक है ना।
तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, दूसरा नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। प्रोसीजर आपको यही फॉलो करना है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, बार बार कहाँ काटोगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या है अच्छे से टाइम भी सेव कर सकते हो। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा स्पीडी दिमाग लगाना है कि इसको कैसे कैसे परसेंटेज में तोड़ना है। परसेंटेज जैसे 10%, 5% तोड़ना आप सीख लीजिए, तो इससे दिक्कत नहीं होती है आपको। ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि एक बोट है, यानी कि एक स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि नाव को हम 20 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बोट, और इसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा, यानी कि धारा को रिवर मान लेते हैं, तो उसकी चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, धारा के विपरीत दिशा में। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए आपकी बोट है, ठीक है ना, और ये आपकी रिवर है। ये हमारी बोट चल रही थी रिवर में। अब उसने क्या बोला कि आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मान लीजिए ये हमारी 5 किलोमीटर की दूरी हो गई। ये दूरी तय करनी है, और किस डायरेक्शन में धारा है, धारा के विपरीत दिशा में। यानी धारा इधर चल रही है तो नाव आपको इधर चलानी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए नाव की कुछ स्पीड है वो b थी हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा के विपरीत चलेगी, तो देखिए दोस्तों इसकी स्पीड कमी तो हो जाएगी नाव की, क्योंकि ये इसको वापस धकेलेगी। धारा इधर जा रही है, नाव हमारी आगे की साइड जा रही है, तो नाव की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि इनकी डिफरेंस लिया जाएगा स्पीड में। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड होता है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर दूरी दी है 5 किलोमीटर, दूरी को 5 किलोमीटर लेना है। समय कितना लगेगा वो पूछा गया है, तो इसकी नेट स्पीड क्या होगी, देखिए इस नाव की स्पीड धारा की वजह से कम हो जाएगी। तो कम कितनी होगी, वो 5 की वजह से कम होगी। तो हम ये ले लेंगे अंतर इनकी दोनों की स्पीड का, यानी दोनों की चाल का अंतर ले लिया। अब दोस्तों यहाँ से देखना है आपको, यहाँ से आपको देखना है कि अगर अंतर ले लेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया ये देखना। अभी इसमें हिंदी में बोला गया है धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लिया जाएगा तो ये। ठीक है, तो देखिए अभी क्या रहेगा, 10 में से 5 जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 5 किलोमीटर बटे में समय और बराबर 5। देखिए दोस्तों यहाँ से समय देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 घंटा। 5 से 5 चला जाएगा तो कितना डिस्टेंस बचेगा, किलोमीटर को तो हटा देंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, घंटा बचेगा, यानी 5 से 5 कटने के बाद समय बचा 1 घंटा। बट आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, तो क्या आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी 1 घंटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है। कुछ गड़बड़ी की है तो वो मैं बताता हूँ क्या है। इन्होंने प्रश्न में बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में, ये हिंदी में बोला है, लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में धारा है उसी डायरेक्शन में नाव जा रही है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में रिवर है की डायरेक्शन है, जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ नाव चल रही है। तो उस केस में क्या होगा कि देखिए ये तो धारा है और इसी डायरेक्शन में अगर नाव चलेगी तो पीछे से उसको धक्का मिलेगा, यानी कि दोनों की स्पीड है वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए अभी अब मैं यहाँ पे उस डायरेक्शन वाले केस को चेंज करता हूँ। पहले तो स्पीड घट रही थी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड जुड़ जाएगी। तो हमें 5 किलोमीटर की दूरी चलनी है और स्पीड क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/15। ठीक, और समय आ गया t। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, यानी कि समय आ गया 1/3 घंटे। इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 से गुणा कर दिए, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया 20 मिनट। तो समय आ गया 20 मिनट का। तो ये तरीका था जो हमें फॉलो करना था। इन्होंने हिंदी में कुछ अलग दिया हुआ है, इंग्लिश में कुछ अलग दिया हुआ है, और आंसर उन्होंने इंग्लिश के अकॉर्डिंग मान लिया है। तो जो चीज़ है गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए पेपर में बच्चों के साथ। बट आपको ऐसे एक्ट करते हुए पेपर में खुद से दिमाग लगाना कि चलिए मैंने मान भी लिया, आपको इतना थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, तो आप खुद को कॉन्फिडेंट करके देख लीजिए कि आपने जो सॉल्व किया वो कुछ गलत नहीं किया, जैसा था वैसा सही सॉल्व किया। बट अगर आपका आंसर आ रहा है 1 घंटा यानी 60 मिनट, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया होगा,
तो एक बार आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से तुरंत इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरा जो मेथड रहता है दूसरी डायरेक्शन वाला है वो भी चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। जब आपने वो चेक किया तो उससे आपका करेक्ट आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन में है 20 मिनट, तो वो आपको लगाना है, क्योंकि इन्होंने हिंदी में अलग लिख दिया, इंग्लिश में अलग लिया है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, नाव और धारा, ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत दिशा। तो वहाँ पे ऊपर इंग्लिश में या तो उन्हें अप स्ट्रीम लिखना था और उसी के अकॉर्डिंग फिर आंसर बनाना था, बट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया कुछ, हिंदी में लिख दिया कुछ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये करेक्ट आंसर है, इस प्रोसीजर से जाना है। ये तरीका था जो इसका आंसर 1 घंटा आएगा, यानी कि 60 मिनट। यहाँ से समय आपका 60 मिनट आएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने सिंपली सी बताया, ये नाव उसकी चाल है, ये धारा की चाल है, और दोनों एक दिशा में बह रहे हैं। तो यहाँ से हमें 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, किस स्पीड से करनी थी, वो स्पीड दोनों की जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पीड जुड़ गई, स्पीड जोड़ने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ 2 पर्सन, यानी 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर ए 2 वर्ष है। तो हमने 2 व्यक्ति मान लिए ए और बी, दोनों की आयु का अंतर मान लिए 2 वर्ष, ठीक है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो उनकी आयु का योग निकाल लेते हैं, ए प्लस बी अंडर रूट में 144, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 12। अब उन्होंने पूछा तो बड़े वाले की आयु कितनी होगी, तो दोस्त हम जानते हैं ए प्लस बी कितना आ गया हमारा 12, और ए माइनस बी कितना था हमारा यहाँ पे 2 साल। इसको हल करेंगे तो इसको जोड़ सकते हैं अपन, हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2a, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 12, 2 + 12, तो कितना हो गया ये 14, और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो 7 ईयर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और ये बड़े वाले की वैल्यू आ गई। जब कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ कि इसमें क्या है, ये मैंने डायरेक्ट कैसे काट पीट दिया, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिंपल सी। अगर मान लीजिए आपके पास a माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है 2, और a प्लस बी दिया है आपको कुछ भी, यहाँ पे 2 मत मानिए, यहाँ पे मान लीजिए a माइनस बी की वैल्यू दी है स्मॉल a, ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू दी है स्मॉल b। तो उस केस में अगर आपको a का मान निकालना है तो इसको जोड़ के आधा कर दीजिए, तो a प्लस बी अपॉन 2, तो यहाँ से आपका a का मान आ जाएगा। और अगर आपको b का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों को घटा के आधा कर देंगे, तो वहाँ से आपका b का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी, वही मैंने किया। मेरे को a माइनस बी दिया था 2 साल, a प्लस बी दिया था 12 साल, तो बड़े को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो मेरा बड़े की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को घटा के आधा कर दूंगा तो मेरी b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर क्या है, बड़े वाले की एज 7 साल, ठीक है। कोई क्वेश्चन टफ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि a की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। तो a ये ले लीजिए, और ये a का बेटा ले लिया आपने। तो बेटे की आयु अगर x है तो a की आयु उसकी 6 गुनी है, ठीक है। तो x का 6 गुना ये हो गया 6x। a के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, यानी इसके पिताजी जो है ना वो इससे, पिताजी मान लीजिए इससे 40 वर्ष अधिक है, तो इसकी एज कितनी है 6x, इसमें 40 वर्ष और जोड़ दीजिए, और उन सब की कुल आयु 118 वर्ष है। तो इन सब की कुल आयु यानी कि जोड़ दीजिए 6x + 40, 6x + x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 118, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया 118 हो गया। अब क्या है 6 ये हो गए, 6 ये हो गए 12, और ये हो गए 13, 13x बराबर कितना हो जाएगा 118, और 40 उधर से इधर आएंगे तो माइनस के। अब यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, आपका बचेगा 78, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। 78 में 13 से भाग दिया तो बचेगा कितना 6, तो 13 × 78। अब उसने क्या पूछा है कि a की आयु बताइए। तो दोस्तों a की आयु क्या है, यही तो है 6x। तो हम क्या करेंगे, a की आयु, a की एज निकाल देंगे, 6 × 6 यानी कि 36 ईयर्स। तो देखिए यही हमारा आंसर दिया हुआ है। तो समझ लेना क्वेश्चन को, बस आप लैंग्वेज पढ़ना सीख लीजिए, वो जो बोलता जा रहा है वो करते जाइए, और बस आपका आंसर बड़े आसानी से आया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो भी दिया था हमने कर दिया। आगे बढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 50 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या दिया हुआ है, 75। ये हमें एवरेज दिया है 50, एवरेज 50 स्टूडेंट्स का। 50 विद्यार्थियों को प्राप्तांक का औसत 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को हमने 36 लिख दिया गलती से, तो सही औसत क्या होगा। तो देखिए पहले कितना लिखना था, हमें 86 लिखना था और हमने लिख कितना दिया 36, यानी कितना लिखा 50 नंबर कम लिख दिए, ठीक है ना। अब ये 50 नंबर अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा एवरेज सही आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे सभी बच्चों का एवरेज है 75, ठीक है। अब जो नंबर कम लिखे थे उन्हीं को तो बढ़ाना है, तो कितने नंबर बढ़ाने, 50, ठीक है। अब ये 50 मार्क्स है और स्टूडेंट कितने टोटल, 50 बच्चे हैं। ये 50 नंबर सभी 50 बच्चों में बांटना है, तो 50 से हमने भाग दे दिया, तो यहाँ से हमारा न्यू एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 50 से भाग दे दिया तो यहाँ से क्या बचेगा 1, तो नए बच्चों का एवरेज क्या होगा 75 + 1 यानी कि 76, ठीक है। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, ये बिल्कुल सही तरीका, अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो नॉर्मल जो हम बेसिक तरीका अपनाते हैं वो देख लीजिए कि हमारे 50 बच्चों का एवरेज था 75, ठीक है। तो कुल योग कितना हो जाएगा उनके नंबरों का, तो यहाँ से हमें कुल योग मिल जाएगा उनके मार्क्स का, ठीक है ना। अब जो बच्चा था, एक बच्चा जिसके नंबर गलत लिख दिए थे, कितने गलत लिख दिए थे, 36 लिख दिए थे 86 की जगह पे, तो जो 50 नंबर कम लिख दिए थे उनको और जोड़ देते हैं, तो 50 × 75 और इसमें जो कम लिख दिए थे उनको भी जोड़ दिए 50, तो ये हमारा कुल नंबर आ गया, कुल योग आ गया नया। अब ये कितने बच्चों पे बटना है, ये 50 बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, देखिए 50 से 50 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 75 और इस 50 से 50 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, तो आपका नया एवरेज कितना आ जाएगा 76, ठीक है ना दोस्तों। तो नया एवरेज आपका 76 आ गया और यही आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है देख लीजिए। 15 लोग हैं, उनका एवरेज है 45, तो इनका योग कितना होगा 15 × 45, ये हो गया योग, ठीक है। 2 व्यक्ति थे जिनको निकल जाने पर औसत 5% बढ़ जाता है। तो देखिए पहले एवरेज कितना था 45 और नया एवरेज कितना है, नया औसत कितना है आपका 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50%, ठीक है ना। 2 लोगों के निकल जाने के बाद औसत हो जाती है, यानी कि यहाँ पर लोग कितने रह गए 13, ठीक है। यहाँ पर लोग कितने थे 15, ये उनका औसत था, ये 15 लोग हैं और ये उनका औसत है। अब क्या करना है कि निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की आयु कितनी थी, औसत आयु, वो आपको बताना है। तो देखिए पुराने योग में से नए योग को घटा देंगे, जो भी अंतर आएगा वो क्या होगा 2 व्यक्तियों की औसत आयु, ठीक, और आयु रहेगी वो, और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो उनकी औसत एज निकल के आ जाएगी। तो पुराना योग 15 × 45 में से हम नए योग को घटा देंगे कि नया योग कितना है 13 × 50। अब यहाँ से जो निकलेगी 2 लोगों की आयु निकलेगी, ठीक है, कि यहाँ से दोनों की कुल आयु निकल आएगी और इसमें जब 2 का भाग दे देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। तो कुल आयु निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों जगह से 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 15 नंबर 135, क्योंकि ये 5 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10, तो यहाँ से कितना बचेगा 13 दाम 130। तो इस तरह से आपका कितना मिलेगा 5 × 5 25। तो दोनों लोगों की कुल आयु कितनी आ गई, कुल आयु दोस्तों यहाँ पे आ गई 25। अब इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो उनकी औसत एज आ जाएगी, तो एवरेज एज आ जाएगी, तो वो कितनी आ गई 12.5, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया, ये हमारी पुरानी कुल आयु, ये हमारी नई कुल आयु, ठीक है। कुल योग मान लीजिए, आयु मान लीजिए, ये 15 लोगों की थी, ये 13 लोगों की। अब इनके योग में जो अंतर रहेगा वो 2 लोगों की आयु के बराबर ही तो रहेगा, तो वही हमने निकाल दिया, ठीक है ना। योग निकालने के बाद हमें कितना मिला 25 वर्ष, और 25 में 2 का भाग दे देगा तो उनकी एवरेज एज जाएगी,
और हमारा आंसर कितना है 12.5 जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। तो निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु इस तरह से निकाल लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो युवराज के 65 एवरेज है कितने मैचों में? 7 मैचों में। तो युवराज 7 मैचों में बल्लेबाजी औसत उसका 65 दिया है। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि मैच में उसका औसत 85 हो जाए? तो मैं इसको भी दोनों तरीके से बता दूंगा आपको। ठीक है, पहला तरीका ये देखिए, पहले मैच में 65 है उसका, ठीक, और अगले मैच में उसको कितना स्कोर करना है? 7 मैचों का ये औसत है। ठीक है, तो ये 7 मैचों का कुल योग हो गया, 7 मैचों का कुल योग स्कोर ये हो गया, और 8वें मैच में वो कितनी बनाए हमें नहीं मालूम। नेट एवरेज कितना हो जाए? 85 × 8। ठीक है ना, ये हो जाना चाहिए। अब ये 8वें मैच का स्कोर यहाँ से निकाल लेंगे। 8वें मैच का स्कोर कितना होगा? 85 × 8 माइनस 7 × 65। तो देखिए 8 × 45 की 0, हाथ से लाई 4, 8 × 64 और 4 68, 680 हो गया। इसमें से आपको ये घटाना है, 7 × 5 35 की 5, हाथ से लाई 3, 7 × 42 और 3 45। यहाँ से इसको घटाई, 10 में से 5 गए 5 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, यानी कि 8वें मैच में उसको 225 रन बनाने हैं। तो उसका एवरेज 85 हो जाएगा 8 मैचों का। ठीक है दोस्त, इस तरीके से कर सकते हो आप। ये तो पहले का कुल स्कोर 7 मैचों का, ये 8वें मैच में बनाया गया रन बराबर किसके होगा? 8 मैचों के योग के बराबर। ठीक है, इस तरह से हल कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए 65 अगर उसका एवरेज है, तो 65 अगर रहता है, तो अगर वो मान लीजिए 65 स्कोर करेगा, तो उसका 8वें मैच में भी एवरेज 8, अगर मान ले उसने 8वें मैच में 65 स्कोर किया, तो उसका नेट एवरेज भी 65 रहेगा। लेकिन हमें तो 85 एवरेज लाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? 85 में और 65 में अंतर कितने का है? 85 और 65 में अंतर है दोस्त 20 का, तो 20 का अंतर ले लो। अब ये कितने मैचों पर बटेगा? 20 हमें कितने मैचों पर बढ़ाना है? ये 20 हमारा 8 मैचों में बढ़ना है, तभी तो ना हमारा उसका 8वें का स्कोर आएगा। तो देखिए 65 तो उसको बनाना ही पड़ेगा, तब तो उसका एवरेज 65 रहेगा। लेकिन हमें 20 रन और बढ़ाने, तो 20 रन उसको कितनी जगह पे बांटने? 8 जगह पे, 8 मैचों में बांटने हैं ना। जैसे मान लीजिए ये पहले मैच का, ये दूसरे मैच का, ये तीसरे मैच का। अगर मान लीजिए उसने 8वें मैच में ही 65 स्कोर किया, तो नेट एवरेज उसका 65 आएगा। बट हमें तो यहाँ पे 85 चाहिए, तो इसको देखिए पहले मैच में भी 20 बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे मैच पे भी 20 रन बढ़ाने पड़ेंगे। इस तरह से उसको 8 मैचों पे रन बढ़ाने हैं 20-20। तो टोटल कितना बढ़ेगा वो 8 मैच में? वो ये यहाँ से 20 × 8 हो जाएगा। तो 65 तो उसका स्कोर था ही, और 8 दूनी 16, यानी 160 उसको और बढ़ाने हैं। तो टोटल कितना आ गया? 225। तो उसको 8वें मैच में 225 रन स्कोर करेगा, तब उसका सभी का एवरेज 85 आएगा। ठीक है, ये तरीका था। ये दूसरा वाला जो मेथड है ना, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ता है कि कैसे हमको करना है। ठीक है ना दोस्त, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं लॉजिकली, तब तक आप इसको बना नहीं पाएंगे। और पहला मेथड तो ये है सिंपल सा, उसमें कुछ है ही नहीं, कुल योग को बराबर करना होता है, पहले वाले को बाद वाले को, और आसानी से ये हो जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। ना तो पहले वाले में ज़्यादा समय लगेगा, ना दूसरे वाले में। बस ये है कि दूसरा वाला उससे और सिंपल तरीका है, या समय बचाता है आपका। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई बताना है। दोस्त हमने ट्रेन की लंबाई मान ली L। अब 75 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो देखिए ये प्लेटफॉर्म हो गया आपका। इसको पार करने में ट्रेन क्या करेगी? अपनी लंबाई खुद को भी तो पार करेगी पहले। मान लीजिए हमारी ट्रेन जा रही है, इसकी लंबाई है L, तो यहाँ से एंटर होगी। इसका 75 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने के लिए पहले इसको पूरी अपनी लंबाई भी तो चलनी पड़ेगी। जब तक ये पूरी लेंथ इसके पार ना निकल जाएगी इस तरह से, तब तक प्लेटफॉर्म पार थोड़ी ना होगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। ठीक है, ये होगी कितनी? कुल दूरी। कुल दूरी बटे समय बराबर क्या होता है? चाल। ठीक है, तो यहाँ पे 75 प्लस L मीटर लंबी ट्रेन, ये दोनों लंबाई उसको पार करनी है। क्या करेंगे? इसके बटे में समय लिखते हैं। समय कितना लग रहा है? 8 सेकंड का। ठीक है, उसकी चाल कितनी है? 90। तो ये रख देते हैं। देखिए 75 प्लस L बटे में 8 बराबर 90।
इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते तो 5/18, 18 से इसको काट दिया, 18 पंजे 90। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 75 प्लस L और ये 25 गुणा 8, यहाँ से हमारा 200 आ गया। ये लंबाई निकालनी है, 75 को इधर ले आएंगे तो 75 इधर आ गया, तो ट्रेन की लंबाई आ गई दोस्तों 125 मीटर। ठीक है ना, तो ये तरीका है, आप ऐसे हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, लंबाई ट्रेन की मान ली L और वो कुल दूरी उसको कवर करनी है कितनी देर में, 8 सेकंड में। किस गति से करेगी वो, 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से, और उसको मीटर पर सेकंड में कर दिया क्योंकि हमें समय दिया था सेकंड में, इसलिए। तो बस इस तरह से हमारी जो लंबाई आएगी यहाँ पर मीटर में आ जाएगी। तो वही हमसे पूछा गया था कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो 125 मीटर है दोस्तों। समझ गए ना आप उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको बताया क्या है कि निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है, उसको ढूंढना है आपको। यानी कि जो पता दिया हुआ है ना, सिमिलर इस पते के सिमिलर इसमें एक पता नहीं है, उसको बताना है। तो देखिए जॉर्ज हिलर सभी 4 ऑप्शंस में सेम है। उसके बाद लंडर चारों में सेम है। फिर उसके बाद आता है ये वर्ड बोरो। ठीक है, अब बोरो में BO होना चाहिए, पहले वाले में सेम है, सेकंड वाले में BA दिया हुआ है जो डिफरेंट है। ठीक है, बाकी सब में बोरो सही लिखा हुआ है। तो दोस्त हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जो उसके सिमिलर नहीं है, पहले वाले दिए हुए एड्रेस के बराबर समान नहीं है, इसलिए इसको हम अलग मार्क कर देंगे और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिमिलर आपको चेक करना है कि दोनों जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एड्रेस आपका चारों ऑप्शंस में किस में सेम नहीं है, और जो सेम नहीं है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि आपको 50 रुपये किलो वाले नमक को 80 रुपये किलो वाले एक नमक के साथ मिलाया जाता है, लेकिन आपको बताना है कि किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का हमारा कीमत 60 रुपये किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों एलिगेशन से कर लेते हैं। 50 रुपये किलोग्राम वाला हो गया, ये 80 रुपये किलोग्राम वाला हो गया, इनका नेट 60 किलोग्राम वाला हो गया। ठीक है, किस अनुपात में मिला है वो निकाल देते हैं। तो 60 से 50 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, 80 से 60 घटाएंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। ये हमारा रेशियो आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो 2:1 में अगर हम मिलाते हैं तो हमारा नेट 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, तो 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है, इसको योग बताना है, इन चीज का इस सब का योग बताना। तो इसको आप जनरली जोड़ लीजिए, 37 नोट कीजिए, लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। तो 9840 इसका आपका करेक्ट आंसर है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको औसत निकालना है। तो देखिए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी टर्म्स दिए हैं, जितने भी पद दिए हैं, उनका योग निकालते हैं। तो ऊपर सबसे पहले योग लिखते हैं, उसके बाद कितनी संख्याएं दी गई हैं वो नंबर लिखते हैं, और उसको ही हम एवरेज मानते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या है दोस्त, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो n की वैल्यू होगी 6। अब इसका योग निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। 8 2 10 6 16 4 20 24 25 26, 26 की 6 हासिल आई 2, यहाँ से निकालेंगे 2 2 4 3 7 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22 और 2 हो गए 24, दोस्त 24 हो गए। तो 246 इसका योग आ गया। और इसमें कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं, तो इसका भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे, तो जो निकल के आएगा वो हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चौक 24, 6 एकम 6, यानी 41 हमारा एवरेज हो जाएगा। और एक चीज़ और बताऊं मैं दोस्त, यहाँ पर हमने यूनिट रेट निकाल लिया था 6। ठीक है, अब 6 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारा यूनिट रेट क्या आएगा, 1। इस ऑप्शन में देखा जाए तो क्या आता, सिर्फ चौथे ऑप्शन में ही था, वही हमारा आंसर था। तो हमें जरूरी नहीं है पूरा योग निकालना ही, हम यूनिट रेट चेक करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यूनिट रेट जोड़ा था, इसको जोड़ा था ना, 2 और 8 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 और 2 26, 26 की जगह मैंने 6 लिखा सिंपली। और मुझे जब भाग देना होगा तो इसमें मैं 6 से तो भाग दूंगा, तो 6 से 6 जब कटेगा तो कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा।
तो जो भी यूनिट डेट आएगा हमारा इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 1 था, वही हमारा करेक्ट आंसर था। तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली जोड़ के भी कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 36 स्टूडेंट है जो अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी में फेल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, 36%। और कुछ हिंदी में फेल हो जाते हैं, तो हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं, 20%। दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में फेल होने वाले भी कॉमन है कुछ। तो ठीक है, ये हमारा हिंदी है। हिंदी में हमारा देखिए इंग्लिश में कितने फेल होते हैं, 36। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, तो ये 36 इंग्लिश वाला हो गया, तो ये हमारा हिंदी वाला हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, 40%। ठीक है, और आपके दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं, 20। तो देखिए जो कॉमन एरिया है वही तो दोनों का होगा, तो इसमें कितने फेल हो रहे हैं, 20। तो 20% हमने इधर कर दिया। दोस्त इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए थे, 36, 20 कॉमन इधर आ गए, तो इधर कितना बचेगा, 16%। ठीक है, और 40 यहाँ पर थे, तो 20 कॉमन में चले गए, यहाँ पर कितने बचे, 20। इस तरह से आप जोड़ लीजिए। देखिए हिंदी में कुल फेल कितने हो गए, 20 20 40, और इंग्लिश में कुल फेल कितने हो गए, 20 और 16 36, यानी सही है हमारा कैलकुलेशन। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि पास का परसेंटेज बता दी कि पास कितने विद्यार्थी हुए। तो दोस्तों फेल कितने हुए वो देख लीजिए पहले, 16 20 और 20, टोटल फेल कितने हो गए वो निकाल लीजिए। तो 100 में से हमारे कितने फेल हो गए, 20 20 40 50 56, यानी कि फेल का परसेंटेज आ गया हमारा 56% बच्चे फेल हो गए। तो 100 में से 56 घटा देंगे तो पास का आ जाएगा। तो दोस्त 44% बच्चे थे वो पास परसेंटेज में आएंगे। ठीक है, तो 44% हमारे बच्चे पास हुए। आप इस तरह से करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। दूसरा उसका ये फॉर्मूला रहता है कि मान लीजिए एन ए यूनियन बी, ए और बी में टोटल कितने फेल हुए या पास हुए हम वो देख लेंगे। तो एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए एन ए का मतलब क्या रहता है, कोई भी एक तरीका। अगर यहाँ पे फेल की बात चली तो यहाँ पे कुल फेल निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में फेल कितने थे तो वो लिख देंगे, यहाँ पर हिंदी में फेल कितने थे, और दोनों में कॉमन कितने फेल थे वो यहाँ पे लिख देंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में कॉमन। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कुल फेल बच्चों की संख्या। तो कुल फेल बच्चों की संख्या देखिए यहाँ पर इंग्लिश में फेल थे वो कितने थे, 36%। यहाँ पे हिंदी में कितने फेल थे, 40%, और दोनों में कितने कॉमन फेल हुए, 20%। तो 40 और 30 76, ये 40 और 36 76, 76 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, यहाँ पर आपका 56%। तो यहाँ से कुल इंग्लिश और हिंदी में फेल बच्चे आ गए। जब कुल 56 है तो 100 में से घटा देंगे तो 5 बच्चे बच जाएंगे। तो बस 100 में से हमने 56 को घटा दिया तो हमारे इंग्लिश और हिंदी में पास बच्चे जो आएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा इसका पास परसेंटेज हो जाएगा। तो पास परसेंट कितना होगा, 44%। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। तो इतना सा करना है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है फॉर्मूले वाला। इसमें कुछ बनाना पड़ता है, इसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों कैसे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सभी पास पास दिए होते तो लिखते कि इंग्लिश में पास हिंदी में पास, और दोनों में कितने कॉमन पास हुए वो यहाँ पे लिख दे, तो कुल हमारा पास परसेंटेज आया था। ठीक है दोस्त, कर ले इसको। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज का एरिया दिया हुआ आपको 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उनकी आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 3:4। आपको क्या करना है इसमें, 3x 4x मान लीजिए इसको। ठीक है, एरिया दिया हुआ आपको 150 मीटर। आप जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको भी कर देंगे वैसी फॉर्म में। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें आधार दिया था 3x, ऊंचाई दी थी 4x, और यहाँ पे 1/2 का गुणा कर दिया, और यहाँ से जो एरिया निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, 150 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था जो हमें। ठीक है, अब 150 को किससे काटेंगे, 3 से काट देते हैं। 3 5 15। ठीक है, 0 का 0, और 4 से
2 से 4 को काट देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2x² बराबर हो जाएगा हमारा 50। तो x² 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया 5। अब हमें क्या चाहिए था कि इसकी आधार की लंबाई पूछी थी हमसे, तो आधार की लंबाई निकालनी है। तो हमने आधार को क्या माना था 3x माना था। तो 3x हमारा बेस है यानी आधार है। तो इसमें 3 × 5 कर देंगे तो हमें आधार मिल जाएगा। ये कितना आ गया हमारा 15 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है। यहाँ पे तो मीटर दिया होता है तो सेंटीमीटर कैसे आ गया, गलत लिखा है इन लोगों ने, यहाँ पर भी मीटर ही आएगा दोस्त। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में वही अरेंजमेंट दिया हुआ है। इसमें आपको देखना है कि कोई सिमिलर नहीं होगा, जो अलग से होगा उसको हटा देना है। तो जो सिमिलर नहीं है पहले वो देख लेते हैं। GF 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 GF, JK 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 JK, U U U U, यहाँ तक सभी में सेम है। 2301 2301 2301 2301, ठीक है, ये भी सेम है। UJ UJ UG, ये वाला गलत है। यही थर्ड वाले ऑप्शन में हमारा सिमिलर नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें उन्होंने संख्याओं और जो अक्षरों का क्रम दिया हुआ है उन्हीं को सेम देखना है कि जिसमें सेम नहीं है उसको हटा देना है बस। तो जो सेम नहीं था वो थर्ड ऑप्शन था, थर्ड ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, तो इसमें कोई टफ नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि x अपने माल को y से 20% सस्ता बेचता है। तो ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया, और z से 20% महंगा बेचता है। ठीक है, तो देखिए अगर y का हमारा 100 रुपये का कीमत का कोई सामान है तो x अपने माल को उससे 20% सस्ता बेचेगा, तो x उसको 80 में बेच देगा। जबकि z से 20% महंगा बेचता है, तो अगर मान लीजिए z का माल 100 रुपये का है तो x उससे 20 महंगा बेचेगा यानी 120 रुपये का बेचेगा। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इनका अगर रेशियो निकाला जाए, हमें तो z और y का रेशियो, z और y का माल कितना महंगा और सस्ता है ये बताना है। तो z और y में रिलेशन बताना है। तो z और y में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें x दोनों को लिंक करके देगा। दोनों के बीच में कॉमन क्या है y और z में x, तो क्यों ना हम x को बराबर बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, देखिए पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया 8 और 10 12 और 10। ठीक है, अब इन दोनों की संख्याओं को जो ऊपर नीचे जो संख्या है ना x की, इसको समान बना लेते हैं। तो अगर हम 8 में 3 का गुणा करें तो 24 बन जाएगा, 12 में 2 का गुणा करें तो 24 बन जाएगा, यानी दोनों समान हो जाएंगी। तो इस 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, इस 2 का गुणा नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी, 8 3 24 और 10 3 30, ये x ये y। यहाँ से कितना मिलेगा 12 दूनी 24, यहाँ पर z आपको क्या मिलेगा 10 दूनी 20। ठीक है, अब ये रेशियो सेम हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे x रेशियो y रेशियो z। कितना आ जाएगा दोस्त 24 अनुपात 30 अनुपात 20। ठीक है ना दोस्त, ये हमारा रेशियो आ गया। अब वो पूछ रहा था z का माल y से कितना महंगा या सस्ता है। तो z हमारा कौन सा है ये, और ये कितना है हमारा y। तो y से ये कितना सस्ता है 10 रुपये, और y के रिस्पेक्ट में लेना है तो 10/30 × 100, ये आ जाएगा महंगा या सस्ता। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, और तो 10/30 × 100 करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 100/3 आ गया, और 100/3 को हम क्या लिखते हैं 33 सही 1/3%। ये क्या होगा सस्ता ही तो रहेगा, तो सस्ता है। और उन्होंने तो हमसे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज 33 सही 3 ये हमारा आंसर हो गया। कुछ समझ में आया इसमें। एक्चुअली क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है किसी का, तो रिलेशन के लिए हमारे वो तीनों का रेशियो या तीनों में कुछ रिलेशन होना भी तो चाहिए। यहाँ पर क्या दिया था x और y का रिलेशन, यहाँ पे दिया था x और z का रिलेशन, और उनने पूछा था कि y और z में क्या रिलेशन रहेगा। अब वो तो हमें पता नहीं है, तो लेकिन हमें x इकलौता एक ऐसी लिंक था जो दोनों y और z को जोड़ रहा था, तो हमने x को ही बराबर बना लिया। बराबर बनाने से क्या रहेगा, सभी का आपस में एक एक्चुअल वैल्यू से रिलेशन आ जाएगा।
वो रिलेशन क्या आया था कि x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू ये है और x के रिस्पेक्ट में z की वैल्यू ये है। तो तीनों का रेशियो समान कर दिया हमने यहाँ पे, मतलब तीनों का रेशियो ले लिया। तीनों का रेशियो लेने से हमारा रिलेशन आ गया कि y 30 रुपये का बेच रहा है, z हमारा 20 रुपये का बेच रहा है। इस तरह से हमारा z हम 10 रुपये सस्ता बेच रहा है। तो 10 रुपये कितने पे सस्ता बेच रहा है, वो 30 पे, उसका रिलेशन निकाल दिया। तो 33 से 1/3 इसकी वैल्यू आ गई परसेंटेज की। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 30 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी। 2004 में एक शर्ट की कीमत 250 रुपये। 2005 में उसी की कीमत 400 रुपये हो गई। तो दोस्त कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा 150 रुपये बढ़ गया। ठीक है, उसने क्या पूछा कि 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने % वृद्धि हुई। तो दोस्तों 150 रुपये बढ़ा था, कितने पे बढ़ा था, 250 पे। प्रतिशत निकालना तो 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, ये परसेंटेज इंक्रीज हो गई। इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 25 से 4 बार चला जाएगा, तो आपको 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 60% की वृद्धि हुई है। सिंपल, समझ गए ना। 2004 की कीमत दी है, 2005 की कीमत दी है, जो भी वृद्धि हुई वो 150 रुपये की हुई। किसके रिस्पेक्ट में, 250 के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो हमने रख दिया 150/250 इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100 लगा दिए। तो इस तरह से आपका 60% आंसर आ गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और है। 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इनको भी कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि रवि के स्टैम्प संग्रह, रवि कुछ स्टाम्प संग्रह करता है, कलेक्ट करता है। उसमें से वो क्या है, 2/7 इंडियन स्टाम्प्स है और रिमेनिंग उसके फॉरेन स्टाम्प्स हैं। तो ठीक है, 2/7 हमारे इंडियन हो गए, तो शेष हमारे कितने रहेंगे, 5/7, यानी कि 7 में से 2 जाएंगे तो वो शेष वाले बचेंगे, तो ये फॉरेन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि भारतीय स्टैम्प और विदेशी स्टैम्प्स का अनुपात क्या है। तो ये अनुपात हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें अनुपात मिलेगा 2:5। सिंपल, कुछ करना है इसमें नहीं। जब 2/7 इंडियन है तो शेष क्या से रहेंगे, हम ऐसे निकालते हैं ना। कुल चीज़ होती है रेशियो की, जैसे ये फ्रैक्शन, कुल फ्रैक्शन क्या होती है, 1 में से 2/7 घटा दीजिए तो आपको रिमेनिंग स्टैम्प मिल जाएंगे। तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5/7। तो ये हमारे फॉरेन स्टैम्प्स आ गए, यानी विदेशी स्टैम्प आ गए। ठीक है, अभी इन दोनों स्टैम्प्स का रेशियो लेना था, तो 2/7 5/7 इसका ले लिया अपने अनुपात। तो अनुपात कितना आएगा, 2, क्योंकि 7 से 7 कटेगा, ऊपर बचेगा 2/5। ठीक है ना, तो हल हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया कि 1/5 में हम माइनस के 1/5 को किस संख्या से गुणा करें कि जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो माइनस के 1/5 में किस संख्या से करें, हमें नहीं पता, हमने x मान लिया और हमें गुणनफल कितना मिलना चाहिए, 9/25। ठीक है, तो दोस्त हल कर लेते। देखिए 5 से इसको 25 को काट देते 5 बार, तो x का मान क्या निकल के आएगा, माइनस के 9/5। अगर आप माइनस के 9/5 से गुणा करते हैं तो आपका गुणनफल 9/25 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखिए माइनस के 9/5। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि माइनस के 1/5 को किस संख्या से गुणा करें कि हमारा गुणनफल 9/25 हो जाए। तो वो संख्या हमने x मान ली थी और x का ही मान निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया कि एक व्यक्ति है, वो ₹550 में अपनी चीज़ बेचता है। ठीक है, जिससे उसको 1/10 विक्रय, जो अपना क्रय मूल्य है उसका फायदा होता है। एक व्यक्ति को एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए 550 में बेचने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट किसने परसेंटेज का हो रहा है ये आपको बताना है। ये हमने मान लिया। ठीक है, तो उसको 1/10 पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1/10% ऑफ CP, क्रय मूल्य का 1/10 उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए 10 उसका अगर क्रय मूल्य है तो 1 उसका प्रॉफिट है, यानी 1/10। ठीक है दोस्त, 1/10 हो गया। और इसमें परसेंटेज निकालना है तो 10 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, सॉरी परसेंटेज निकालना था ना, प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है दोस्त,
तो यहाँ से इसको हल कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 10% बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उसको 10 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, ये उसने क्वेश्चन में बोला है। और हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मान ली 10 है और उस पर उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हमें 3x + 2y बराबर 12 है, xy बराबर 6, 9x² + 4y² के वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो 9x² + 4y² इसका वैल्यू हमें बताना है। ठीक है दोस्त, तो इसको देख रहे हैं हम और हमें दिया क्या है 3x² + 2y बराबर 12 दिया हुआ। तो ये हम देखेंगे तो ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो ये 3x का स्क्वायर दिया हुआ है 9x², ये 2y का स्क्वायर दिया है 4y²। ठीक है, तो क्यों ना हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो चलिए हमने होल स्क्वायर किया 3x + 2y का, इसका होल स्क्वायर कर दिया। जब इधर होल स्क्वायर होगा तो 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का होल स्क्वायर होगा 144। इसका क्या आएगा 3 × 9 x² + 2 दूनी 4y²। अब 3 दूनी 6 दूनी 12, 2a भी होता है ना तो वो कर देंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 xy। ठीक, इसका मान हमें निकालना है। तो 144 - 12 xy, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी थी 9x² + 4y की, 4y² की। 144 ये 12 और xy का मान हमें क्या दिया था यहाँ पे दोस्त 6 दिया था। तो 144 में 12 × 6 कर देंगे तो 12 × 6 72 होगा। तो 144 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त 72 ही बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9x² + 4y² इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 72। ठीक है ना, आंसर आ गया ना आपका। बस तो यही हमें निकालना था। सिंपल, आपको क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, फिर देखना है कि उसमें क्या बन सकता है, क्योंकि उसने कुछ दिया है तो सी से तो कुछ बनेगा। तो आपको जो दिया था उसी से बन गया। यहाँ पर हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया था a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पर a का मान क्या दिया था हमें 3x, यहाँ पर b का मान क्या दिया था 2y। इसको यहाँ पे पुट कर दिया और हमारा सारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र के अधिक निकट है, तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया दोस्त O। इसमें क्या दिया है कि AB केंद्र के अधिक निकट है, तो एक हमने ये बना दी AB और CD इससे दूर रहेगी केंद्र से, तो ये CD बना दी। अब वो पूछ रहा है कि आपको बताना है कि किस जीवा की लंबाई किससे बड़ी या छोटी होगी। तो इसमें देख रहे हैं आप डायरेक्टली आप फिगर देख के ही समझ पा रहे हैं कि जो केंद्र के नज़दीक होगी वो बड़ी होगी केंद्र से दूर। ठीक है, तो AB की लंबाई CD से बड़ी हो जाएगी और यही हमारा आंसर है। जैसे जैसे आप जीवा केंद्र की ओर बढ़ाते जाएंगे जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है, नीचे यहाँ सबसे छोटी रहती है। इसके बाद केंद्र की ओर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। और एक वृत्त में डायमीटर या व्यास बोले सबसे बड़ा कोड होता है, यानी सबसे बड़ी जीवा एक वृत्त की डायमीटर इसका व्यास होती है। ठीक है ना, व्यास हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है एक वृत्त में। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक नया क्वेश्चन है। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। तो उन स्तंभों को पेंट करने में 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत लगती है। तो आपको बताना है कितनी कॉस्ट आएगी। तो देखिए हमारे पास 25 स्तंभ है। ठीक है, देखिए ये एक स्तंभ है, इसको पुताई करने का कॉस्ट कैसे आएगा। देखिए इसको बाहर तो पोतेंगे हम। ठीक है, तो बाहर पोतेंगे तो इसमें क्या यूज हो रहा है, इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, ये इसका सूत्र होता है। एक वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला यही तो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। इसी को पोतना है, ये खंभा है, जो खंभे को पोतने का कॉस्ट आएगा। तो ठीक है 25 खंभे इस तरह से, एक खंभे के जो कॉस्ट आएगी उसी में 25 का गुणा कर देंगे तो 25 की आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें 25 खंभे ले लेंगे, प्रत्येक का 2πr/h होता है।
और ये जो आएगा इसमें 8 रुपये मीटर के हिसाब से उसमें गुणा कर देंगे, तभी तो जितने भी मीटर स्क्वायर ये बनेगा इसका एरिया, उसमें हमने 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से गुणा कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए 25 का 25 लिखा मैंने, 2 पाई की जगह 22/7 कर दिया। इसमें त्रिज्या क्या दी थी, सेंटीमीटर, तो उसको कर देंगे मीटर में, तो 28/100। इसकी ऊंचाई कितनी दी थी, 4 मीटर, तो मीटर को मीटर में लिखा देंगे। तो देखिए 25 से इसको काट देंगे और ये 8 को 8 भी तो लिखेंगे, तो 8 लिख दिया। 25 से ये कटेगा 4 बार, 4 से ये कटेगा 4 बार, 7 से ये कटेगा 4 बार, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, 2 गुणा 22 गुणा 4 गुणा 8। अब आप इसको कर लीजिए, तो 8 चौक 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इकाई अंक हमारा आ गया यहाँ से दोस्त 8। इसमें जो भी इकाई अंक 8 वाला एक ही ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो गया। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो आप इसको फर्दर गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32, 32 दूनी 64 इंटू 22 कर लिए। 22 को 4 बार गुणा करेंगे, 22 चौक 88 की 8, 8 से लाई 8, 5 110, 22 छक्के 132, 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 140, तो 140 आ गया। तो ये भी आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, और नहीं तो यूनिट डेट चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन में यूनिट डेट अलग दिख रहा था, सिर्फ इसमें 0 दिख रहा है। अगर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है तो वो तो मैच कर ही जाएगा, अगर 0 आएगा तो फिर हमें उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आना ही नहीं चाहिए कहीं पर, तो इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है पहला। तो समझ गए आप इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले वक्र प्रश्न निकाल लिया उसका, 25 का गुणा कर दिया क्योंकि 25 के बराबर करना है, और प्रत्येक को पोतने में कितने रुपए लग रहे हैं, 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट लग रही है, तो उस रेट का गुणा कर दिया, ठीक है। और इस तरह से हमने हल कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको कि 12 साल बाद मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जो 4 वर्ष पूर्व मेरी थी। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व मेरी क्या आयु रहेगी, 12 वर्ष बाद क्या होगी, और बीच में मेरी वर्तमान आयु रहेगी। तो 4 वर्ष पूर्व मेरी मान लीजिए आयु x है, तो ये मेरी प्रेजेंट एज हो गई, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी x+4, और 12 वर्ष बाद कितनी होगी x+4 + 12, है ना, यही तो होगी वर्तमान आयु प्लस 12 वर्ष। अब प्रश्न में क्या दिया है कि मेरी आयु 12 वर्ष बाद 4 वर्ष पूर्व की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष पूर्व कौन सी आयु आपकी ये है, तो इसका 3 गुना किसके बराबर है, 12 वर्ष की आयु के बराबर, x+16 इसके बराबर है। तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो 3 में से x जाएंगे तो 2x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्त आपकी 8। ये हमने क्वेश्चन में जो बोला, उसने ये बोला था ना मेरी आयु 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद उसकी आयु ये रही, कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, किसकी 4 वर्ष पूर्व जो थी, तो 4 वर्ष पूर्व उसकी x थी, उसी का 3 गुना इसके बराबर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया 8, और x हमारी 4 वर्ष पूर्व की आयु है। अब वर्तमान आयु निकालनी है, तो वर्तमान आयु क्या करेंगे, ये थी हमारी वर्तमान आयु x+4, तो x+4 कितना हो जाएगा दोस्त 12 वर्ष, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, और जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है क्वेश्चन उसको वैसे वैसे बनाते जाइए, ठीक है, तो बड़े आसानी से हो जाएगा, बस इसमें घबराना नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा व्यंजक बहुपदी नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या रहती है कि कोई भी हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर में फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो भी चर है उसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है x की पावर -1, ये व्यंजक नहीं होगा, ठीक है। इसको भी अगर हम लिखेंगे तो क्या होता है, ये ऐसे लिखा जा सकता है x की पावर -1, नीचे का जब ऊपर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं है। इसमें क्या देखेंगे कि x की पावर 1/2, इसका मतलब क्या है √x, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बचा हमारा तीसरा ऑप्शन, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है या उसका चर है, चर की घात ना तो नेगेटिव में होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना चर के ऊपर रूट लगा होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। कौन सा वाला, तीसरा वाला हमारा आंसर हो गया। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, बाकी सब नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या
यहाँ पे मान लीजिए x है, जिससे 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिससे अगर हम इसमें गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग आ जाए। तो देख लीजिए इसके फैक्टर करके 11 से कर लीजिए, 11 एकम 11, 2 0। अब इसको किससे का भाग दे सकते हैं आप, 2 से भाग दे दीजिए, 2 पंजे 10 0, 2 से इसको फिर भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसको 5 से भाग दे दिए, 5 पंजे 25 और इसको फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या 2 2 के जोड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 5 का एक जोड़ा बन गया, 2 2 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन अकेला 11 बच रहा है। तो 11 से अगर गुणा कर देंगे तो 11 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो वो हमारा छोटे से छोटी संख्या कौन सी आएगी, 11, क्योंकि फैक्टर ऐसे ही तो बनते हैं। और जब आप इसको रूट लगा देंगे तो देखिए 1 2 बार आ जाएगा, 1 5 बार आ जाएगा, 1 11 बार आ जाएगा। तो हमने क्या एक्स्ट्रा लगाया, 11 का गुणा किया तभी तो जोड़ा बना। तो 11 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जिसके गुणा करने से ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आगे आपको समझ में, तो हमारा आंसर हो गया 11। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये क्वेश्चन में। तो संख्याओं 1 2 3 से लेके 25 में से संख्याओं का चयन करने पर उन चयनित संख्याओं के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या को चयनित करने की समान संभावना है। यानी कि हमें 1 से लेके 25 तक वो सभी अभाज्य संख्या देखनी है जो आ सकती है, और उनको चयन करने की प्रायिकता क्या रहेगी वो हमें बताना है। तो दोस्त कुल संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 25। तो कुल संख्या 25 हो गई। अब इसमें से हमारी जो संख्या जो हमें लेनी है वो अभाज्य संख्या लिखनी है। तो इसमें 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो एक तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, फिर तुम्हारा 23 आएगा। ठीक है, 23 के बाद 24 और 25, तो ये दोनों तो अभाज्य है नहीं। तो इस तरह से आपके टोटल कितनी अभाज्य संख्या आएगी, 4 4 8 1 9। तो 9 अभाज्य संख्या हमारी आएंगी कितने में से, 25 में से, और यही हमारी प्रायिकता हो जाएगी NP। ठीक है, कैसे निकालते हैं, NP बराबर नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट। तो सक्सेसफुल हमारे कितने होंगे, 25 में से जितने भी अभाज्य नंबर है वही तो सक्सेस होंगे। और कुल सैंपल स्पेस कितने हैं, यहाँ पर कुल सैंपल स्पेस आपके दोस्त 25, यानी हमारे पास कुल संख्याएं कितनी है, 25। 25 में से हमारे सफल होने के चांसेस कितने हैं, 9। तो 9/25 लिख देंगे, वही हमारी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 30 87 को किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 30 87 को विभाजित किया जाए तो भागफल पूर्ण घन हो जाए, घन यानी कि परफेक्ट क्यूब। ठीक है दोस्त, तो हमें इसको किसी नंबर से भाग देना है, उस नंबर से भाग देने पर हमारे ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो देखिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए या तो इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर कर ले तो 3 से कर लो, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9। इसको फिर से भाग दीजिए, 3 एकम 3 नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा, तो 7 चौक 28, 28 के बाद कितने बचे, 4 9 63, 7 से ये फिर 7 बार और 7 से ये 7 बार, 7 से ये 49 में 7 बार गया, 7 से ये 1 बार गया। तो यहाँ से हमें फैक्टर मिल गए 3 × 3 × 7 × 7 × 7। दोस्त यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 3 के फैक्टर लिए जाते हैं, 3 3 के जोड़े लिए जाते हैं। यहाँ पर बच रहा है हमारा 2, इसको 3 बनाना तो है नहीं, हमें इसमें भाग देना है। तो देखिए ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब है ही, यानी 3 के जोड़े बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये 3 3 9 ये हमारा एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इस संख्या में 9 से भाग दे दें तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 7 × 7 × 7, और जो हमारा परफेक्ट क्यूब होता है। तो इस संख्या में हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आप 9 से भाग दे दीजिए, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो जो एक्स्ट्रा है उसी को हमें हटाना है ना। तो एक्स्ट्रा तो ये 3 × 3 है, इन दोनों को हटाने के लिए 9 से भाग दे देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है दोस्त, तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें चूज करना है आपको आरोही क्रम में सभी इकाइयों को, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी इकाई इसमें देख लीजिए क्या होती है, सेकंड, उसके बाद क्या होती है मिनट, उसके बाद क्या होती है हावर, उसके बाद बनता है दिन, दिन के बाद बनता है महीना, महीने के बाद बनता है साल। तो देख लीजिए सबसे पहले सेकंड होना चाहिए, फिर मिनट होना चाहिए, फिर हावर, फिर डे, फिर मंथ और ईयर, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, वो बढ़ते हुए क्रम में आपने अरेंज कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABCD एक रेक्टेंगल दिया है, यानी कि एक आयत ABCD है, इसके विकर्ण 0 पर मिलते हैं। ठीक है, तो इसका एक विकर्ण ये मान लिया और एक विकर्ण हमारा ये हो गया, ABC और D, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि OA का मान 2x + 4 है और OD का मान 3x + 1 है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल हो, एक आयत में उसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो समान भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्त, और उसके डायगोनल बराबर भी होते हैं। तो देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए AC बराबर है किसके, BD के, तो AC हमारा दो भागों में बराबर बटा है, तो OA + OC AC होगा हमारा, इसी तरह से OB + OD होगा। ठीक है, अब जब OB और OD बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, OB और OD बराबर है तो इसको 2 ऑफ OB लिख सकते हैं, और ये OA और AC बराबर तो ट्वाइस ऑफ OA लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से OA और OB भी बराबर हो जाएगा दोस्त, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC बराबर BD है, तो इसका आधा भी बराबर होगा, और इसका आधा क्या होगा AC का OA, और इसका आधा क्या होगा OB। ठीक है, इसका आधा OB या OD, जो भी लिखना चाहे वो लिख लीजिए, दोनों पार्ट बराबर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2x + 4 और 3x + 1, ये वैल्यूज दी है, तो ये हमने यहाँ पे रख दी, 2x + 4 बराबर 3x + 1, और 3x यहाँ पर रहेगा, 2x उधर से इधर आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 3 दोस्त। तो x का मान हमसे पूछा था, जबकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, यानी ये क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है, इसका ऑप्शन से गलत है, बस आंसर इसका 3 ही आएगा। ठीक है दोस्त, इसके ऑप्शन गलत लिख रखे थे उन्होंने, ये मैंने पेपर से एडिटेड क्वेश्चन उठाया। तो आप इसमें समझ पा रहे हैं ना कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसके विकर्ण समान होते हैं, और विकर्ण जो उनका प्रतिच्छेद बिंदु है वहां से वो दो समान भागों में बंटते हैं। ठीक है, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इक्वल कर दिए हमने दोनों डायगोनल्स, और उनका आधा आधा बराबर होगा, तो आधा आधा भी बराबर कर दिया। वो वैल्यूज पुट कर दी जो हमें क्वेश्चन में दी थी, OA की वैल्यू 2x + 4, OD की वैल्यू 3x + 1। इसको हल किया, x का मान यहाँ से 3 निकल के आ गया, जबकि हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हमारा आंसर तो 3 ही है, लेकिन ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्त। अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि राज ने 10% वार्षिक दर ब्याज की दर से 5,000 रुपए का ऋण लिया, और उस धनराशि को 15% वार्षिक ब्याज दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। तो 2 वर्ष बाद उसके पास कितना लाभ प्राप्त होगा वो देखना है। तो देखिए दोस्तों, उसने 10% पे लिया, 15% पे दे दिया, ये CI पे दिया, ये SI से लिया। तो 2 वर्ष में SI से उसने कितना ब्याज कमाया, मतलब उधार 10% से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 20%। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 15% से 2 वर्ष का कितना निकलेगा वो निकाल लेते हैं। तो 15 + 15 + 15 × 15 बटे में 100, ये इफेक्टिव रेट निकालने का सूत्र रहता है। ठीक है ना, x + y + xy बटे 100। ठीक है ना, 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो 15 कितना होगा दोस्त, 30, और 15 × 15 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 225 बटे में 100, यानी 2 से भाग देगा तुझे। यहाँ से हमें मिला कितना, 32.25, यहाँ से हमें कितना मिला दोस्त, 20%। उसको लाभ कितने का होगा, जितने के ब्याज की दर में अंतर रहेगा, तो 12.5 रुपए का उसको, यानी 12.25% का उसको लाभ हो गया।
इसको हम क्या लगते हैं 12 से 1/4%, इसका लाभ हो गया। अब ये किस पे लाभ होगा, ये हमारे सी का तो लाभ होगा 5000 पे लाभ, तो हमने 5000 का 12% निकाल लो, 12 सही, इसको 12 चौक 48, 149 का 12 सही 1/4 निकालना है ना। तो देखिए पहले 12% निकाल लेते हैं, तो इसका 12% यानी ये तो 1% हो गया 5000 का, 12 पंजे 60 यानी 600 रुपये हो गया। अब इसका 1/4 और निकाल लेते हैं, 1/4% और चाहिए ना हमें, तो 1/4 ऑफ 50 कितना आएगा, 4 से 12.5, तो 612.5% का प्रॉफिट उसको होगा। ठीक है ना दोस्त, ये तरीका है एक। तो बाकी इसका आप डेट इंटरेस्ट निकाल के भी कर सकते हैं। तो मेरा तरीका तो यही रहेगा आपको सजेस्ट करने का कि आप इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको करना कुछ नहीं, उनकी जो ब्याज की दर में अंतर लेना है वो लेना है कि 2 वर्ष में उसको नेट कितना इंटरेस्ट मिल रहा था CI से और SI से कितना मिल रहा है, उन दोनों की रेटों में जो अंतर आएगा उसी चीज़ का उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमने निकाला था कि 2 साल का उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा 20%, और यहाँ से 2 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा 32.25%। उन दोनों का अंतर कितना हो गया 12.25, और 12.25 किसका निकालना हमें 5000 रुपये का ही। ठीक है, जो निकाल दिया हमने 612.5, और इसी का हमें लाभ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये प्रश्न दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है पैरेलल लाइन का, समांतर रेखाओं का। देख लेते हैं क्या दिया है। एंगल इसमें AB हमारी लाइन CD के पैरेलल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसको CD को और बढ़ा दें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पैरेलल है, इसको ऐसे बढ़ा दिया मैंने। इसमें दिया एंगल ABO, ये वाला कोण दिया है 100 है दोस्त। तो हम जानते हैं कि ऐसे 2 रेखाएं हैं और ये जो एंगल है, और ये एंगल कुछ x है, तो ये एंगल भी हमारा x होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ कोण बन रहा है, तो ये अगर 100 है तो ये भी 100 होगा। ठीक है दोस्त, एंगल OCD ये कितना दिया है 110 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा कि एंगल BOC, ये वाला कोण पूछा है। देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए ये हमारा x है, तो ये कितना होता है 180 माइनस x, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए ये हमारा 100 है, तो ये 180 माइनस 100 होगा, तो यानी कि ये हमारा कोण आ गया 80 का। इसी तरह से इस वाली लाइन पे देख लीजिए, अगर ये 110 है तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए 70 का, 180 माइनस 110, तो ये 70 का आ गया। अब एक त्रिभुज बन गया, ये देख लीजिए अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं तो त्रिभुज में 2 कोणों का योग आ गया 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तीसरे का हमें निकालना है, तो ये तीनों का योग कितने के बराबर होगा 180 के। ये x हमने क्या माना, एंगल BOC को हमने x मान लिया था। ठीक है, तो एंगल x कितना आ जाएगा 180 में 80 70 यानी 150 घटा देंगे 180 में से, तो आपका यहाँ से क्या बचेगा 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया आपको। तो 2 चीज़ देखना है, एक तो जो समांतर रेखाओं को जब एक ऐसे लाइन काट रही होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी कि ये एंगल के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है सीधी रेखा पर 2 एंगलों का योग, जैसे ये x है ये y है, तो इनका योग x प्लस y 180 होता है। अगर ये x है तो ये 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमने ये यूज़ किया यहाँ पर। अगर ये 100 का एंगल आ रहा है तो इधर 80 का बचेगा, ये 110 का आ रहा है तो इधर 70 का बचेगा। इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो 30 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ दिया है क्या। तो एक आखिरी क्वेश्चन है शायद, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एक आपको वर्ग दिया है, ठीक है ना, जिसका एरिया दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ये वर्ग है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मध्य बिंदुओं को जोड़ करके एक और वर्ग बनाया गया है। तो आपको बताना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्त ये इसकी साइड्स निकाल लेते पहले। तो इसकी साइड्स क्या आएंगी, एक वर्ग का एरिया होता है a² बराबर 16, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी कि हमें बड़े वाले वर्ग की साइड मिल गई 4। अब इसका ये मिड पॉइंट यानी 2, ये 2 ऐसे ही तो रहेगा, और ये 2 2,
दोस्त हम जानते हैं कि एक वर्ग का भुजाएं जो होती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें एक त्रिभुज बन रहा है। वो त्रिभुज मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बन रहा है। देखिए एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है। इस त्रिभुज को मैंने बाहर निकाल दिया। हमें यहाँ से पता है कि ये मध्य बिंदु होगा, तो 2 की लंबाई इधर रह जाएगी, 2 की लंबाई इधर रह जाएगी। तो ये त्रिभुज में है वो 2, और इसकी भुजाएं एक दूसरे को 90 पे काटती हैं, और ये भी 2, और ये क्या हो जाएगा इसका कर्ण। तो यहाँ पे आपको देखने के पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। 2 की भुजा ये है, 2 की भुजा ये है, तो सामने वाली भुजा कितनी आ जाएगी 2√2। कैसे आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस पर लगा देंगे रूट, तो हमें कर्ण मिल जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 4 8, तो इसको क्या लिखेंगे 2√2। तो ये हमारी ये साइड आ गई। अब इस साइड को बराबर ही तो होना है। तो 2√2 नए वाले जो स्क्वायर का नए वाले न्यू जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा कितनी हो गई 2√2, और इसका एरिया क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर कर देंगे आप, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका स्क्वायर क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा दोस्त। तो समझ गए ना कि सबसे पहले हमें वर्ग दिया था, वर्ग की साइड दी थी, कैसे निकाल ली हमने साइड निकाल ली। उसका एरिया दिया था क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा निकल गया कि 4। अब वो कह रहा है उसके मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु से उसकी भुजा 2 बराबर भागों में बट गई 2 के में। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो स्क्वायर या वर्ग होता है उसकी भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, तो 90 डिग्री पे काट दिया, और ये छोटा वाला ट्रायंगल हमने बाहर ले लिया। जब हमें 2 ये दिख रहा है तो ये 2√2 आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब इसकी एक भुजा छोटे वाले वर्ग की आ गई हमें, तो उसका एरिया भी निकाल देंगे। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल दिया, उसका क्षेत्रफल ऐसे आ गया, उसकी भुजा का स्क्वायर 2 दूनी 4 और √2 को 2 बार करेंगे 2, ये हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से दोस्त हमारे पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए मैथ्स के सारे क्वेश्चन और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आने वाले वीडियोज़ में सॉल्व करने वाले हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाता जाता हूँ। ठीक है, मेरा मानना है कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ्स रीजनिंग अपना 90 to 95% स्कोर करके आना होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर डेफिनेटली सिलेक्ट होकर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।